नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव। संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक संकट का सबसे बड़ा असर दक्षिण एशिया में देखने को मिला है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के बाद अब नेपाल पर भी गंभीर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नेपाल भी कुछ दिनों में ही श्रीलंका जैसी बर्बादी की राह पकड़ सकता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल में संकट की स्थिति क्यों बनी हुई है। 2 करोड़ 19 लाख की आबादी वाले नेपाल में खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहाँ पर वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नेपाली सरकार ने साप्ताहिक छुट्टी 1 दिन से बढ़ा करके 2 दिन करने की व्यवस्था करने जा रही है। उसके पीछे का प्रमुख कारण यह है कि छुट्टी 2 दिन की होगी तो उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खपत में कमी आएगी, जिससे इंपोर्ट बिल कम होगा। ऐसा लोगों का कहना है कि 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप से भी इस समय वहाँ के हालत बदतर हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? नेपाल में श्रीलंका की राह क्यों पकड़ ली उसने? ऐसा क्या कारण है कि नेपाल में इस तरह की आर्थिक संकट का सामना उसको करना पड़ रहा है? विशेषज्ञों का मानना है, या मोटे तौर पर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि 3 मोटे कारण हैं जिसके वजह से नेपाल में श्रीलंका की तरह नेपाल में भी आर्थिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है या आने के एकदम कगार पर है। वहाँ पर पेट्रोलियम के प्रोडक्ट के जो कीमत है बहुत बढ़ रहे हैं और खाद्य वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, महंगाई चरम पे पहुँच रही है। उसके पीछे जो 3 कारण बताए जा रहे हैं, उनमें से पहला कारण बताया जा रहा है इम्पोर्ट बिल, आयात बिल। वहाँ का आयात बिल बहुत अधिक हो गया है। कमाई का आधा हिस्सा इंपोर्ट बिल भरने में लग रहा है। इसका कारण बताया जा रहा है कि इंपोर्ट बिल ज़्यादा भरने से इसका असर फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व है, विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है। अमूमन किसी भी देश के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए कि आगे के 7 महीने का आयात आराम से वो कर सके। नेपाल के पास ऐसी स्थिति नहीं है। उसके पास इंपोर्ट बिल इतना ज़्यादा होने से उसके फॉरेन रिजर्व में कमी आ रही है और नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही कम हो चुका है। यूक्रेन संकट की वजह से अभी विदेशी जो भुगतान है और विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें और कमी होने की आशंका जताई जा रही है। तो पहला कारण हो सकता है वहाँ का है कि आर्थिक संकट के इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा वहाँ का हो गया है। दूसरा बड़ा कारण बताया जा रहा है वहाँ पर नेपाली डायस्पोरा का। पैसा कमाने के का जो जरिया वहाँ पर बड़ा है वो वहाँ के नेपाली जो विदेशों में रह करके काम करते हैं और वहाँ से पैसा नेपाल में भेजते हैं। मुख्य रूप से जो नेपाली डायस्पोरा है मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और इंडिया में रह करके वो पैसे कमाते हैं और नेपाल में भेजते हैं। इस प्रकार के जो डायस्पोरा हैं, नेपाली हैं, उनकी संख्या लगभग 35 लाख के आसपास है, जिन लोगों ने 2020 में लगभग 800 करोड़ रुपये नेपाल में यानी कि अपने घर में भेजा था। परंतु 2020 में पैंडेमिक के बाद से इनकी नौकरियां गई, एक आर्थिक समस्या हुई और एक पैंडेमिक की वजह से चीज़ें बंद हुई। उसकी वजह से इनका जो आय कम हुई और इनके जो भी जो पैसे भेजते थे उनमें काफ़ी कमी आई है और इसी क्रम में 12 लाख लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार कि पैंडेमिक के बाद से नेपाल में लगभग 12 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। उनकी नौकरी चली गई है, खाने को भी उनके पास पैसे नहीं हैं। दूसरा कारण। तीसरा कारण हम जानते हैं कि नेपाल का सबसे बड़ा जो आर्थिक जो एक मेरुदंड कह सकते हैं वो वहाँ का पर्यटन या टूरिज्म है। पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया नेपाल का टूरिज्म है और नेपाल की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत हद तक निर्भर करती है। परंतु पैंडेमिक के बाद, कोरोना महामारी के बाद से नेपाल का टूरिज्म पूरी से बंद हो चुका है, उस पर बड़ा असर आया है। इसकी वजह से भी वहाँ का जो आर्थिक आय है वो काफ़ी डाउन हुई है। ये 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला आपका जो हमारा आयात बिल है बहुत ज़्यादा है, नेपाली डायस्पोरा का नौकरी छूट जाना, उनका पैसा न कमाना और तीसरा टूरिज्म का
गिर जाना, यानी कि टूरिज्म में बहुत नुकसान हो जाना। अब नेपाल कदम क्या उठाएगी? तो नेपाल ने मुख्य कदम ये उठाए हैं कि सोना और जो लग्जरीज वस्तुएं हैं या जो कीमती गाड़ियां हैं और महंगी वस्तुएं हैं, उनके आयात को बहुत कम करने का या उनको लगभग ना के बराबर आयात करने का प्लान बनाया है। सरकार यह भी कह रही है कि वो पेट्रोलियम उत्पाद में कैसे खपत में कैसे कमी की जाए उसके तरीके भी ढूंढने का प्रयास कर रही है कि हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो भी कम हो। अब हम यहाँ पे तुलना करेंगे कि श्रीलंका और नेपाल दोनों में कि क्या वास्तव में श्रीलंका की तरह नेपाल में भी आर्थिक संकट आ सकता है, या श्रीलंका जो अपने आप को संभाल नहीं पाया, क्या नेपाल अपने आप को संभाल सकता है। तो कुछ यहाँ पे डेटा के से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है कि दोनों की हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। तो श्रीलंका में कुल पॉपुलेशन 2,17,00,000 के आसपास है, जबकि नेपाल में 2,90,00,000 की पॉपुलेशन है। श्रीलंका की जीडीपी 8,000 करोड़ डॉलर की है, जबकि नेपाल की कुल जीडीपी 3,500 करोड़ डॉलर की है। अगर हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, तो श्रीलंका में लगभग 200 करोड़ का फॉरेन रिजर्व है और नेपाल में 950 करोड़ रुपए डॉलर का फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है। खर्चे की बात करते हैं तो नेपाल में जीडीपी का 120% जो है वो खर्चा हो रहा है, और जबकि नेपाल में जीडीपी का 43% जो है वो एक्सपेंडिचर है। ये एक बैलेंस थोड़ा सा जो है नेपाल में स्थिति सही है, लेकिन श्रीलंका में बहुत ज़्यादा जो है खर्चे हो गए थे। इससे वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेशन रेट 14% हो गया, और जबकि नेपाल में अभी महंगाई जो है वो श्रीलंका से आधी लगभग 7% के आसपास में है। अभी एक साल के अंदर श्रीलंका को जो विदेशी कर्जा है उसको लौटाना है, वो लगभग 400 करोड़ डॉलर का विदेशी कर्जा श्रीलंका को चुकाना है। वहीं नेपाल को लगभग 35 करोड़ डॉलर का विदेशी कर्जा चुकाना है। और चूँकि समस्या नेपाल में ये है कि वहाँ का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है बहुत कम हो गया है, और अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो जो 7 महीने का एक नॉर्मल जो रेंज होता है उससे बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि श्रीलंका में भी अगर स्थिति को सुधारा नहीं तो श्रीलंका जैसी वहाँ पर भी स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि दोनों की जो आर्थिक स्थिति है या वहाँ की जो इकोनॉमी है वो इम्पोर्ट पर ही निर्भर करती है। फॉरेन करेंसी रिज़र्व को अगर सुधारा नहीं गया, अगर श्रीलंका की तरह नेपाल ने भी अपने फॉरेन करेंसी जो रिज़र्व है, एक्सचेंज रिज़र्व है, उसको संभाला नहीं, उसको सही नहीं किया, तो संकट आने से कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।